दोस्तों स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों बायोलॉजी की जो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, प्लीज़ इंग्लिश में भी लिखें। तो दोस्तों ये जो नोट्स बनाने में ना मेरे को बहुत टाइम लगा, पिछले 1 महीने से मैं नोट्स बना रहा हूँ बहुत सारी बुक में। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की आरबीएसई बुक 11th 12th 9th 10th 4 बुक को पढ़कर मैंने ये नोट्स बनाए गाइज। अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें मेरे को बनाने के लिए मात्र मैंने अभी ओनली जो कोशिका वाला चैप्टर है और उत्तक वाला है वो बनाए, और उनमें आपको करीब 1 महीना लग गया। ठीक है, तो गाइज इंग्लिश में बनाऊंगा तो और इतना टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी यहाँ पर पॉसिबल होंगे ना उनको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा साथ साथ। तो आप टेंशन मत लीजिएगा गाइज, आप मेरी समझिए कि हिंदी में नोट्स हैं तो मैं इंग्लिश में इनडायरेक्टली कैसे यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका चक्र क्या होता है। इसमें देखेंगे कोशिका समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उसकी सारी अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे वायरस जो होता है, विषाणु होता है, उसमें किस प्रकार प्रजनन होता है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे विषाणु से यानी वायरस से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी है विद ट्रिक। तो आपसे निवेदन है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी भर्ती के लिए। एक एक लाइन यों की यों आती है, आपको पता है एनसीईआरटी की बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर आपको एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है, भारत के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और वे वैज्ञानिक थे कौन थे? जी.एन. रामचंद्रन। कौन थे? जी.एन. रामचंद्रन। ये क्यों आपको ध्यान रखना है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने प्रोटीन की संरचना के ऊपर काम किया था। ठीक है, तो आप सोचिए कि भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की संरचना के ऊपर कार्य किया था। तो इन्होंने क्या किया था? कोलेजन था। ठीक है, कोलेजन। ठीक है, उनकी तिहरी कुंडलित संरचना के बारे में इन वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, जो आपका कोलेजन होता है उसकी तिहरी कुंडलित संरचना के बारे में इन्होंने बताया था जी.एन. रामाकृष्णन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए आप देखते हैं कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल क्या होता है। अब देखिए कोशिका चक्र क्या होता है कि किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन तक होने की जो पूरी अवस्थाएं होती हैं गाइज, उन सबको एक साथ ग्रुप में क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। मतलब कोशिका थी, है ना, कोशिका से निर्माण कैसे हुआ, फिर उसका डिवीजन कैसे हुआ ना, तो उस जो सारी प्रोसेस होती है ना, ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है कोशिका चक्र। क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र। अब देखिए कोशिका चक्र होता है, उसके मुख्य भाग क्या होते हैं? निम्न होते हैं। देखिए पहला होता है अंतरावस्था। अंतरावस्था क्या होती है? यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरफेज। क्या होता है? इंटरफेज बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है मोस्ट की क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। देखिए अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज में क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें यानी कि इस भाग में कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण होता है। मतलब क्या होता है? अंतरावस्था जो होती है, इंटरफेज होती है, इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ चाहिए, जो आवश्यक परिस्थिति चाहिए, वो यहाँ पर बनती है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें भी आपके कई प्रवस्थाएं होती हैं। पहली प्रावस्था क्या होती है? इसको बोलते हैं पहला वृद्धि काल। क्या बोलते हैं? पहला वृद्धि काल या फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला पीरियड काल और दूसरा पीरियड काल। ठीक है, तो पहला वृद्धि काल क्या होता है? इस प्रावस्था में कोशिका वृद्धि करती है। ठीक है, और डीएनए का संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है गाइस? इसमें कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और इस अवस्था में कोशिका में केंद्र विभाजित हो जाता है। ठीक है, 2 केंद्रों में विभाजित हो जाता है, और बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होकर नई संतति कोशिका का निर्माण होता है। मतलब हम एक तरह से ब्रीफ फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपका जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है। तो आपके 2 भागों में होता है, पहला होता है अंतरावस्था में, है ना, और दूसरा होता है आपका विभाजन प्रावस्था यानी कि एम फेज और प्रोफेज, 2 अवस्थाओं में होता है। तो ये ब्रीफ फॉर्म है, आप हम देखेंगे पूरा डिटेल से कैसे कैसे होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है अंतरावस्था, एक होती है विभाजन अवस्था यानी कि इंटरफेज और एम फेज। तो आपको ये ध्यान रखना है इंटरफेज होती है ना, उसमें क्या होती है कि जो आपके कोशिका विभाजन है उसके लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक चीज़ें चाहिए ना उनका निर्माण होता है। और आपका जो दूसरा होता है विभाजन प्रावस्था एम फेज, इसमें क्या होता है? इस प्रावस्था में कोशिका केंद्र का विभाजन हो जाता है 2 केंद्रकों में। ठीक है, और कोशिका द्रव का विभाजन होकर 2 नई संतति बन जाती है। बस ये आपको ध्यान रखना है बस। अब चलिए हम देखते हैं इसको और डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल से देखेंगे कोशिका विभाजन कैसे कैसे होता है। तो पहला कोशिका विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो आपको पता सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत जो आया था उन्होंने ये कहा था कि जो कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाएं, उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। यानी नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हमेशा
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अब आपको ये ध्यान रखनी है, जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है ना, जिनको जनक कोशिकाएं बोलते हैं, मातृ कोशिकाएं बोलते हैं, या मदर सेल भी बोलते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं जिनसे नई कोशिकाएं बनती है, ठीक है, ओल्ड जो सेल होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो गाइस उनको बोला जाता है मदर सेल या पेरेंटियल सेल, ठीक है। और जो नई बनती है, ठीक है, जो नई आपके सेल बनती है, नई कोशिकाएं बनती है गाइस, उनको बोला जाता है आपके जनक कोशिका, वो आपके संतति कोशिका, या इनको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोल देते हैं? डॉटर सेल या संतति कोशिका, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कोशिका जो विभाजन है गाइस दो प्रकार का होता है। सेल डिवीजन होता है, वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है समसूत्री, दूसरा होता है अर्धसूत्री। तो दोनों के बारे में देखेंगे, समसूत्री क्या होता है और आपका अर्धसूत्री क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं समसूत्री विभाजन, या इसका दूसरा नाम होता है सूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मीटोसिस। क्या बोलते हैं? मीटोसिस। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि यह जो विभाजन होता है जनन कोशिकाओं को छोड़कर सभी कायिक कोशिकाओं में होता है। मतलब सभी सोमेटिक जो सेल होती हैं उनमें आपको होता है। केवल जो जनन कोशिकाएं होती हैं ना, जनन कोशिका का मतलब होता है जो जिनमें आपके लैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे हमारे जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनकी बात हो रही है, तो उनमें छोड़कर, ठीक है, जनन कोशिकाओं को छोड़कर सभी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं ना, उनमें आपके जो सोमेटिक सेल होती हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके समसूत्री विभाजन पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस विभाजन में एक जो कोशिका होती है 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, मोटोसिस होता है, मीटोसिस। तो गाइस उसमें क्या होता है, कितनी नई कोशिकाएं बनती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस विभाजन में एक जो कोशिका होती है उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। मतलब 5 कोशिकाएं अगर भाग लेंगी ना, तो उससे 10 नई कोशिकाएं का निर्माण होगा। मतलब एक कोशिका 2 नई कोशिका बनाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो संतति कोशिका बनेगी, मतलब जो नई सेल बनेगी, न्यू सेल बनेगी, डॉटर सेल जो बनेगी, उसमें जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम की संख्या होती है ना गाइज, वो जनक कोशिका के यानी कि पेरेंटियल सेल के क्या होती है? बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ा अंतर यही है। पूछा जाता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें जो आपके गुणसूत्र होते हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के कितने होते हैं? तो उसमें होते हैं आधे। लेकिन जो समसूत्री विभाजन होता है ना गाइज, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या होती है, वो उसकी मातृ कोशिका के, उसकी पेरेंटियल कोशिका की, उसकी जनक कोशिका के समान ही होती है। इसलिए दोस्तों इसको सम विभाजन भी कहते हैं, यानी कि आपके इक्वल डिवाइडेशन भी इस प्रोसेस को बोला जाता है। चलिए, इसके अलावा देखिए, पादप कोशिकाओं में यह विभाजन होता है विभजोत्तक कोशिकाओं में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में कि कौन सा उत्तक होता है उसमें आपके विभाजन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको कराया था कि कौन से उत्तक होते हैं उनमें आपके डिवीजन का गुण पाया जाता है, मतलब कौन से डिवीजन हो सकते हैं। तो ये आपको बोलते हैं विभजोत्तक, या इनको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इनमें आपके कोशिका विभाजन का गुण पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो आपके समसूत्री विभाजन होता है ना, मीटोसिस, ये इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो सारे के सारे प्रोसेस को हम देखते हैं कितने कितने चरणों में ये होता है। तो पहला सबसे पहले है अंतरावस्था, ठीक है। अंतरावस्था इसको बोलते हैं इंटरफेज। तो मेन चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे डिटेल तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ आती हैं वही चीज़ हम देखेंगे। तो इसे बोलते हैं अंतरावस्था, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेज, पहली अवस्था होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जो अंतरावस्था होती है, इंटरफेज होती है, इसमें कोशिका विभाजन के लिए जो कोशिका होती है, जो पेरेंटियल कोशिका होती है ना, जनक कोशिका जिसका विभाजन होना है, वो खुद को तैयार करती है, ठीक है। मतलब विभाजित होने के लिए खुद को तैयार करती है। अब खुद को तैयार कैसे करती है? देखिए, इस अवधि में कोशिका द्रव्य जो होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य जो होता है और केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, दोनों का सक्रिय रूप से उपापचय होता है। एक तरह से विघटन शुरू हो जाता है, मतलब उनमें रिएक्शन शुरू हो जाती है, तथा कोशिका होती है वो कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतरावस्था होती है, इंटरफेज होती है, उसमें क्या होती है, जो भी कोशिका होती है उसका डिवीजन होना होता है ना, वो खुद को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए, ठीक है। और आवश्यक जो परिस्थितियाँ होती है, आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, उनका निर्माण करती है। बस ये आपको ध्यान रखना है इंटरफेज में, ठीक है। दूसरी आपकी होती है जिसको बोलते हैं आपके केंद्रक विभाजन। क्या होता है? केंद्रक विभाजन। दूसरी प्रोसेस जिसको बोलते हैं कार्योकिनेसिस। क्या बोलते हैं? कार्योकिनेसिस। अब इसमें देखिए क्या होता है गाइस, इस अवस्था में जो केंद्रक होता है वो आपके 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? केंद्रक जो होता है वो 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना केंद्रक विभाजन की, न्यूक्लियस डिवीजन की, ये आपके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में होती है। तो उसको हम देखते हैं कैसे कैसे होती है।
तो इसकी जो अवस्था है उनको बहुत भागों में बांटा गया है। तो पहली जो अवस्था उसको बोलते हैं प्रोफेज, इसको बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं पूर्व अवस्था, क्या बोलते हैं पूर्व अवस्था या बोलते हैं प्रोफेज। अब देखिए प्रोफेज में क्या होता है आपको ध्यान रखना, देखिए इस अवस्था में केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसमें गुणसूत्री पदार्थ का संघनन होता है। संघनन का मतलब एक तरह से इकट्ठा होना, ठीक है, संघनन होता है तथा ये गुणसूत्रों में बदल जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम में ये चेंज होता है। जो भी आपके जीन जेनेटिक जो पदार्थ होते हैं, जीन जो होते हैं, वो क्या होता है, उनका संघनन होता है, मतलब इकट्ठे होते हैं और गुणसूत्रों में क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद जो पूर्व अवस्था होती है, जो प्रोफेज होती है, उसके लास्ट भाग में यानी कि लास्ट वाले टाइम पे अंतिम चरण में जो गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र अधिक स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं। ये केवल गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर पर ही जुड़े रहते हैं। मतलब क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो 2 गुणसूत्रों से 2 या 2 से अधिक रूपों में स्पष्ट दिख जाते हैं, ठीक है। शुरू में क्या होता है, जो आपका केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं और बाद में गुणसूत्र के रूप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और अंत में क्या होते हैं, कम से कम 2 गुणसूत्र आपके दिखने लग जाते हैं। और ये पूछता है कि कहाँ पर दिखते हैं जो गुणसूत्र बनते हैं 2, वो कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, ध्यान रखना है सेंट्रोमियर, या इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। इसी प्रोसेस में क्या होता है गाइस, जो केंद्रिक होता है, ठीक है, केंद्रिक अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, केंद्रिक और केंद्रीय झिल्ली होती है वो विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका प्रोफेज होता है, प्रोफेज अवस्था में जो केंद्रिक होती है और केंद्रीय झिल्ली होती है, ठीक है, वो आपके विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं जंतु कोशिका में इस अवस्था में होता क्या है। तो दोस्तों जंतु कोशिका में इस अवस्था में कोशिका काय जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, वो विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और 2 पुत्री तारक केंद्र बनाता है, 2 सेंट्रोसोम्स यहाँ पर बनाता है, ठीक है। ये थी आपके प्रोफेज, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी दूसरी अवस्था होती है, इसको बोलते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज क्या होती है, तो मेटाफेज में क्या होते हैं, तर्कु जो रेशे होते हैं यानी कि स्पेंडल फाइबर्स होते हैं, उसका निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं, तर्कु रेशे होते हैं, वो कोशिका के किस अवस्था में उसका निर्माण होता है। तो आपके जो मेटाफेज होती है यानी कि मध्य अवस्था होती है। वैसे तो गाइज इतने डीपली नहीं पूछा जाता है, पिछले साल नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज रखनी है, हो सकता है कि बार पूछ ले जाए। अभी तक मैंने आपको लगभग 40 शिफ्ट करा दी हैं, तो उनमें तो ऐसा क्वेश्चन इतना डीपली नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमको तो मैदान में जाने से पहले पूरी प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है, शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। तो जो मेटाफेज होती है, मध्य अवस्था होती है, इसमें गाइज क्या होता है, तर्कु रेशे होते हैं जिनको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर्स, इनका निर्माण होता है और प्रत्येक तारक केंद्र होता है, वहाँ पर तारक किरणें निकलने लग जाती हैं, ठीक है। यह आपके होता है मध्य अवस्था में, मेटाफेज में। इसके बाद आती है पश्य अवस्था। पश्य अवस्था मतलब बाद की अवस्था, इसको बोलते हैं एनाफेज। क्या बोलते हैं गाइस इसको, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है, वो बिंदु या सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। मतलब सेंट्रोमियर जो बनता है ना, अभी देखा था सेंट्रोमियर जो बनते हैं उनका भी विभाजन हो जाता है और ये पुत्री गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये भी क्या करते हैं, नई कोशिका के रूप में, मतलब नए गुणसूत्र का, नए क्रोमोसोम का ये भी निर्माण कर जाते हैं। इसके अलावा ये पुत्री गुणसूत्र जो होते हैं, पुत्री का मतलब जो नए गुणसूत्र बने हैं, नए क्रोमोसोम्स जो बने हैं, वो क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं, ठीक है, विपरीत पोल्स की तरफ गति करने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं। इस गति को अभिगमन तर्क तंतुओं में संकुचन के द्वारा नियंत्रण करते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये जो प्रोसेस होती है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पश्य अवस्था अभिगमन। क्या बोलते हैं, पश्य अवस्था अभिगमन क्या होती है, आपसे पूछ ले ऑप्शन में कि पश्य अवस्था अभिगमन यानी कि एनाफेजिक मूवमेंट क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो गुणसूत्र जो बनते हैं ना, नए जो गुणसूत्र बनते हैं, वो क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं, मतलब विपरीत पोल्स की ओर मूवमेंट करने लग जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल कौन करता है, अभिगमन तर्क तंतु। क्या कौन करते हैं, एनाफेटिक, वो एनाफेजिक आपके फाइबर्स होते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, संकुचन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं, इस क्रिया अभिक्रिया नहीं, इस क्रिया को बोलते हैं पश्चावस्था अभिगमन, यानी कि आपके बोलते हैं एनाफेजिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं गाइज, एनाफेजिक मूवमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं अगली चीज जिसको बोलते हैं टोलोफेज, जिसकी जो अगली अवस्था होती है जिसको बोलते हैं अंत्यावस्था। तो अंत्यावस्था क्या होती है, पुत्री जो गुणसूत्र होते हैं वो पोल्स पर जाते हैं ना, तो पोल्स पर पहुंचकर वे अकुंडलित जालीनुमा जाली बनाते हैं। क्या बनाती हैं, अकुंडलित, यानी कि आपकी कुंडली नहीं बनती है, ठीक है। और क्या बनाते हैं, ग्रुप के रूप में आपके क्रोमोसोम हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र होता है वो उसके चारों ओर केंद्रीय आवरण बनने लग जाता है। क्या होता है, जो प्रत्येक क्रोमोसोम होता है उसके चारों ओर
केंद्रीय आवरण बनता है, जिससे जनक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में केंद्रक बन जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो आपके दो केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था आपके, जिसको बोलते हैं आपके केंद्रक का विभाजन। मतलब केंद्रक, एक केंद्रक से दो केंद्रक कैसे बनते हैं, वो आपके इन 4-5 स्टेप्स के माध्यम से बनता है। अब लास्ट में क्या होता है, जो कोशिका द्रव होता है उसका विभाजन होता है। मतलब इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस इस प्रोसेस को। देखिए इसमें क्या होता है, इस पद में जो कोशिका द्रव होता है उसका विभाजन होता है, और इसकी भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनके भी हम देखते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से आपके जो कोशिका द्रव होता है उसका विभाजन होता है। तो पहले जो विधि है उसको बोलते हैं विदलन विधि, या बोलते हैं क्लीवेज मेथड। क्या बोलते हैं, क्लीवेज मेथड। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये जो विदलन विधि है या क्लीवेज मेथड है, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि आपके एनिमल जो सेल हैं केवल उनकी मेथड है, यानी कि उनमें ही आपके डिवीजन होता है इसका। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले जो जंतु कोशिका होती है उसमें खांच यानी कि फुरो बनना शुरू हो जाता है। मतलब एक तरीके से बीच में कट सी बनना शुरू हो जाती है, एक खांच सी बनना शुरू हो जाती है, जो कि गाइस बढ़ते 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 दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक कुल्हाड़ी से इधर चोट मार दी, एक कुल्हाड़ी से इधर चोट मार दी। ठीक है, मतलब हमने छोटा छोटा सा काट दिया, फिर क्या होगा, वो आपके अंदर गहराती 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 क्या करती है, दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं विदलन विधि, क्लीवेज मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव है, उसका विभाजन होता है। दूसरी विधि जो होती है उसको बोलते हैं कोशिका पटलिका विधि। क्या नाम होता है, कोशिका पटलिका विधि, यानी कि सेल प्लेट मेथड। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, ये आपके जो आपके प्लांट सेल हैं उनकी मेथड है। ठीक है, जो प्लांट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पादप कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनकी विधि है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है कि पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य विभिन्न पदार्थों का जमाव होने लग जाता है। मतलब जो पादप कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल होती है, उनमें बहुत सारे पदार्थ हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, उनके अंदर पटलिका बन जाती है। पटलिका मतलब दरारें बन जाती हैं, एक प्रकार से ना दरारें बन जाती हैं। और ये जो पटलिकाएं होती हैं इसके दोनों ओर सेलुलोज जमा हो जाता है और ये एक कोशिका विभित्ति का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये शुरू में थी, अब इनके बीच क्या हो गया, यहाँ पर देखिए पदार्थ इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, और ब्रेक होने से यहाँ पर देखिए और ब्रेक हो गई और ब्रेक हो गई, और यहाँ पर ये दो अलग अलग आपके दो अलग अलग कोशिका द्रव हैं, दो अलग अलग साइटोप्लाज्म का निर्माण कर देती है। तो ये होता है आपका दोस्तों समसूत्री विभाजन। इस प्रकार से आपके 3 भागों में समसूत्री का विभाजन होता है। कौन कौन से भागों में, सबसे पहले जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें आपके होता है आपके सबसे पहले होता है आपका अंतरावस्था। ठीक है, जो आपका इंटरफेज होता है वो, उसके बाद होता है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का कैसे विभाजन होता है, और लास्ट में होता है जो साइटोप्लाज्म होता है, आपका कोशिका द्रव होता है, उसका विभाजन होता है। और इसकी भी 2 मेथड होते हैं। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है समसूत्री विभाजन के, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है आपके मीटोसिस मेथड की। ठीक है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, मीटोसिस आपका जो डिवीजन, उससे क्या बेनिफिट होते हैं। तो गाइज पहला तो ये जो आपका विभाजन होता है ये हमारे शरीर की ग्रोथ यानी कि वृद्धि और शरीर के अंगों की मरम्मत करता है। मतलब कहीं से आपने फ्रैक्चर हो गया, कहीं चोट लग गई है ना, कहीं घाव आ गए, तो ये जो विभाजन होता है कोशिका विभाजन, वो आपके इनको सही करता है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों क्या करता है, निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, ठीक है, जो लोअर कैटेगरी के आपके जीव होते हैं, जो आपके जीव होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है आपके गाइस, इस विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन होता है कुछ पौधों में, ठीक है, कुछ जीवों में, ठीक है, वो आपके समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके इंपॉर्टेंस थे। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहला तो यहाँ पर ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस विभाजन से बनने वाली जो संतति होती है, मतलब जो आपके संतति बनी है, जो आपके डॉटर सेल जो बनती है, ठीक है, उसमें मेन चीज़ ये है कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसकी मात्र कोशिकाएं क्या होती है, आधी होती है। यानी कि अगर 46 आपके क्रोमोसोम हैं तो जो नई कोशिका बनेगी है ना, तो उसमें 46 होंगे। तो क्या करेंगे, ये आपके जो 46 है ना, ये आपके आधे तो इससे लेंगे, आधे इससे लेंगे। मतलब क्या होते हैं, आधे आधे दोनों में होते हैं, है ना। मतलब क्या करते हैं, इस विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की तुलना में आधी होती है। जैसे हमारे पुरुष होते हैं, तो पुरुषों में क्या होती है, एक फीमेल होती है, एक मेल होती है। तो 23 जीन इसके आएंगे, 23 गुणसूत्र इसके आएंगे, 23 गुणसूत्र इसके आएंगे, और टोटल जो नई कोशिका बनेगी उसमें क्या होते हैं दोस्तों, 46 होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है आपके
दोनों में क्या होता है आपके आधे गुणसूत्र इसमें उपयोग लिए जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस जो कोशिका विभाजन होता है ये 2 बार होता है, यानी कि डायरेक्टली जो समसूत्र विभाजन होता है ना वो आपके 2 बार यहाँ पर हो जाता है। और इसमें जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो कितनी बनती है गाइस, 4 बनती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं, कितनी आपके संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो आपको ध्यान रखना है 4 इसका राइट आंसर होगा, मतलब 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अब देखिए ये भी आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है उसको, पहला होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो चलिए देखते हैं दोनों को। तो देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट है, उसको देखते हैं। देखिए इस विभाजन में समसूत्री, देखिए पूरी प्रोसेस है ना वो आपके लगभग समसूत्री विभाजन हमने देखा था ना उसी की तरह है, मतलब मिटोसिस की तरह सेम प्रोसेस है, थोड़े से अलग अलग है, वो हम देख लेंगे बस। तो देखिए जो पहली प्रोसेस में क्या होगा, इस विभाजन में समसूत्री विभाजन के समान ही पूर्व अंतरावस्था होती है, यानी कि एनाफेज जो होता है, ठीक है, वो आपके सेम ऐसी की ऐसी ही होती है, मतलब वो इंटरफेज, ठीक है, अंतरावस्था होती है इंटरफेज, मतलब सेम इंटरफेज की तरह ही पहली अवस्था होती है। मतलब क्या होती है, जो आपके जनक कोशिका होती है वो कोशिका विभाजन के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, ठीक है। यानी कि इसमें जनक कोशिकाएं के विभाजन के लिए 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं तथा गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की आधी होती है। क्या होती है, आधी, मतलब आधे आधे गुणसूत्रों को लेते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी संख्या, ठीक है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी विभाजन क्या होता है गाइज, कि यहाँ पर देखिए जो समसूत्र विभाजन था उसमें क्या होता है कि जितने जीन होते हैं ना उतने ही नए आपकी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जीन होता है, मतलब जितने क्रोमोसोम आपके पुरानी कोशिकाएं में होते हैं उन्हें नई में होते हैं। लेकिन जो अर्धसूत्री होता है उसमें क्या होते हैं, आधे जीन काम में आते हैं, मतलब आधे क्रोमोसोम लिए जाते हैं एक जो आपकी पुरानी संतति होती है, पुरानी जो आपकी जनक कोशिका होती है उसके, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन, यानी कि रिडक्टिव डिवीजन। क्या बोलते हैं, रेडक्टिव डिवीजन इसको बोला जाता है। अब देखिए इसकी भी बहुत सारी प्रोसेस है, उनको देख लेते हैं। तो पहली जो अवस्था इसको बोलते हैं पूर्व अवस्था प्रथम। क्या बोलते हैं, पूर्व अवस्था प्रथम, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट। देखिए प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, तो इसमें आपके गुणसूत्रों का संघनन होता है, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग होती है, तारक काय का विभाजन होता है, मतलब सेम है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें सेम है। तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, उनका विभाजन होता है, डिवीजन होता है। केंद्रिक तथा केंद्रिक झिल्ली का विलुप्त हो जाता है, ठीक है, वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें अलग क्या होता है, इसी घटना में समान जीन रखने वाले समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय भी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अवस्था होती है आपके जिसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, कि इस अवस्था में समान जीन जो होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, सेम जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे में अपने जीन का क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, मतलब क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं, जीन का विनिमय कर लेते हैं। इस कारण जो नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उसमें लक्षण होते हैं वो भिन्न उत्पन्न होते हैं। तो यही पूछा जाता है कि जीन के अंदर जो लक्षण आते हैं, नए लक्षण, वो कोशिका की किस अवस्था में आते हैं, तो प्रोफेज फर्स्ट से आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की, कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है। तो मेटाफेज फर्स्ट में भी आपके सेम ध्रुव और तर्कुक तंतु हैं, उनका निर्माण होता है, सेम चीज़ें हैं, और दोनों गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र बिंदु ध्रुव की ओर गति करते हैं, सेम प्रोसेस है उसकी तरह, ठीक है, आपके जो समसूत्र विभाजन है उसकी तरह, ठीक है। इसके बाद आती है पश्य अवस्था प्रथम, यानी इसको बोलते हैं एनाफेज 1। तो इसमें भी क्या होता है, इस अवस्था में भी समसूत्र विभाजन की तरह सेंट्रोमियर होता है, उसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है, ये डिफरेंट है बस। इस अवस्था में क्या होता है, समसूत्र विभाजन की तरह सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, जबकि आपके समसूत्र विभाजन में प्रोफेज, आपका जो एनाफेज फर्स्ट होता है उसमें सेंट्रोमियर होता है, उसका डिवीजन हो जाता है, लेकिन आपके अर्धसूत्र विभाजन में नहीं होता। इसमें क्या होता है दोस्तों, तर्कुक तंतुओं के संघनन से क्या हो जाता है, पूर्ण गुणसूत्र बन जाता है और वो ध्रुव की ओर गति करने लग जाते हैं, बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आती है अंत्यावस्था प्रथम, जिसको बोलते हैं टेलोफेज 1। तो इसमें क्या होते हैं, इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं अकुंडलित हो जाते हैं और क्रोमेटेन जाल में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, क्रोमेटेन जाल में बदल जाते हैं, और प्रत्येक ध्रुव पर, ठीक है, प्रत्येक ध्रुव पर ये क्या करते हैं, एक एक अगुणित केंद्रक का क्या बना, एक केंद्रक का निर्माण करते हैं, मतलब एक एक न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, तथा प्रत्येक द्विगुणित कोशिका होती हैं वो 2 अगुणित कोशिकाओं में बदल जाती है, मतलब सेम वैसा का वैसा ही है, ठीक है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, जो सेम आपका समसूत्र विभाजन की तरह ही होता है।
चलिए, जो दूसरी प्रोसेस होती है आपकी अर्धसूत्री विभाजन की, उसको बोलते हैं मियोफेज सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो इसमें आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है ना, फर्स्ट जो होता है, अभी हमने देखा था इतनी सारी प्रोसेस, उसके फलस्वरूप जो दो नई अगुणित संतति बनती है, मतलब जो नई जो दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन हो जाता है यहाँ पे। यानी कि अभी हमने जो सारी प्रोसेस की थी ना, उनमें वापिस से समसूत्री विभाजन हो जाता है, मीटोसिस प्रोसेस हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। जिसके फलस्वरूप जो प्रत्येक अगुणित संतति कोशिका थी वो दो संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। मतलब अभी तक हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होती है, दो नई कोशिकाएं बनी थी, तो अभी क्या करती हैं, दो अलग आपके दो और ये आपके दो अलग, मतलब आपके चार कोशिकाओं में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है वो दोबारा हो जाता है, ठीक है, यानी कि दो बार आपके समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए आपके चार नई कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट होते हैं आपके अर्धसूत्री विभाजन से, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजनों से क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन होता है जो आपके लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, उसमें जनन करने वाले जीवों की कायिक कोशिकाओं में आपके गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी जो समान रहती है ना, वो आपके अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही रहती है। यानी कि हम जो मानव होते हैं उनमें आपको पता है 46 क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा जो भी संतति पैदा होगी, यानी कि पुत्र होगा पुत्री होगी, उसमें 46 होंगे, ठीक है। आपको उसका अगला बेटा होगा, पोते होंगे, पड़पोते जो भी होंगे ना गाइस, ठीक है, ग्रैंड सन होंगे, सन होंगे, डॉटर होंगी, ग्रैंड डॉटर होगी, सब में आपके 46 गुणसूत्र ही आपके होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये आपके होते हैं अर्धसूत्री विभाजन की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये आपका इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, तो इसमें फिर कोशिका विभाजन कैसे होता है, ठीक है। जब इसमें कोशिका पाई ही नहीं जाती तो इसमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो जीवाणु होता है इसको बोलते हैं अकोशिकीय जीव, यानी कि असेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए, पहला जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, उसको अपूर्ण कोशिका के रूप में भी माना जाता है। मतलब इसको आपका अपूर्ण का मतलब इसमें कोशिका नहीं पाई जाती, पूरी प्रकार से जीवित कोशिका नहीं पाई जाती है, अपूर्ण कोशिका इसको माना जाता है। दूसरा देखिए, इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए, जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है ना, उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इसी के कारण ही दोस्तों ये आपके जनन कर पाता है, प्रोडक्शन कर पाता है, और अपनी वंशागति को बढ़ाता रहता है, और उत्परिवर्तन की क्षमता भी रखता है, ठीक है। अब उत्परिवर्तन क्षमता क्या होती है, आपको पता था, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो वैज्ञानिक जब टेस्ट करते हैं कोरोना का, तो आपको पता है उसकी जो प्रकृति रहती है, जो गुण है ना, वो चेंज होते ही रहते हैं। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है किसी भी जीव में अचानक से होने वाले परिवर्तन जो होते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है, इन्हें बोलते हैं उत्परिवर्तन। तो आपका जो वायरस होता है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो वायरस होता है उसमें आपके जनन कैसे होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए आरएनए पाया जाता है, और इसी के कारण ये आपके जनन करता है, वंशागति को आगे बढ़ाता है, और इसमें जो उत्परिवर्तन होता है, मतलब अचानक से जो गुण बढ़ते हैं वो इसी की वजह से बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो आपका विषाणु होता है, वायरस जो होता है, वो अपना प्रजनन करने के लिए दोस्तों दूसरों का शरीर काम में लेता है, ठीक है, दूसरों का शरीर काम में लेता है, क्योंकि ये आपके केवल जीवित प्रणाली में ही जनन कर सकता है, अकेला कभी भी आपके जनन नहीं कर सकता। यानी कि ये दूसरों की कोशिकाओं के संपर्क में आता है, दूसरों की बॉडी के संपर्क में आता है, तब जाके अपना प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या होती है, देखिए इसमें कोशिका कला, उपचयक यंत्रावली और जैव रसायन यंत्रावली नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये दूसरे का शरीर का उपयोग क्यों करता है, खुद के शरीर का उपयोग क्यों नहीं करता। क्योंकि गाइज इसके जो शरीर होता है उसमें आपके कोशिका कला नहीं पाई जाती है, उपापचय यंत्रावली नहीं पाई जाती है, और जैव रसायन यानी कि बायोकेमिकल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें खुद में प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, दूसरे का शरीर का उपयोग लेता है। अब देखिए दूसरे के शरीर में कैसे करता है, तो ये क्या करता है, सजीव कोशिकाओं में जब एंटर करता है तो जैव संश्लेषण यंत्रावली का उपयोग करके प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि जो जीवाणु होता है उसमें प्रोडक्शन है किस प्रोसेस के माध्यम से होता है, तो जैव संश्लेषण यंत्रावली के माध्यम से। मतलब क्या करता है, दूसरे के शरीर में जैसे ही एंटर करता है आपका विषाणु या वायरस, तो क्या करता है गाइस, वो आपके प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करने लग जाता है, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल बन जाता है, और इसी के कारण वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है, इंक्रीमेंट कर लेता है। अब चलिए
इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं विषाणु के बारे में। तो देखिए, जो विषाणु होता है ना, ये एक परजीवी होता है। परजीवी का मतलब होता है ऐसे आपके जीव जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे के ऊपर रहना बसेरा करते हैं, खुद का उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उनको बोलते हैं परजीवी। तो वायरस होता है वो आपका परजीवी होता है, ठीक है, जो जंतुओं में, पेड़ पौधों में और जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जंतुओं में पाया जा सकता है, पेड़ पौधों में पाया जा सकता है और जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। और दोस्तों, पोषक कोशिकाओं के बाहर ये निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। मतलब अगर इनको पोषण नहीं मिलेगा ना, आपने पढ़ा होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या करिए, मतलब कि किसी भी कीवाड़ को मत छूइए, ठीक है। जब आप कहीं पहुंच रहे हैं तो अनावश्यक वस्तुओं का हाथ न लगाएं, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस होता है वो अप्रोक्स 10-12 घंटे में अपने आप ही मर जाता है अगर निर्जीव वस्तुओं के संपर्क में रहता है। तो यही आपके इसी का रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि वायरस होता है जब वो पोषण कोशिकाओं से बाहर रहता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो क्या होता है, इनएक्टिव रहता है, मतलब वो डेड के रूप में रहता है, बिल्कुल मरा हुआ। अब इसका आकार देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आकार होता है वो 3 नैनोमीटर से और 300 नैनोमीटर के रूप में रहता है। नैनोमीटर क्या होता है? 10 की पावर आपके -9 मीटर के रूप में आपका नैनोमीटर होता है। तो आपका मतलब नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9, ठीक है। तो 10 की पावर -9 आपके होता है नैनोमीटर। तो यहाँ पर 3 नैनोमीटर से और आपके 300 नैनोमीटर के रूप में आपका इसका आकार होता है। चलिए, इसके बारे में इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसका वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो है कि इसका प्रत्येक कण है वो आपके वीरियन कहते हैं। आपका जो वायरस होता है उसका जो छोटा छोटा जो रूप होता है ना, मतलब जैसे आपको तत्व होता है, तत्व का छोटे छोटे रूप को अणु बोलते हैं, आपके परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो आपका वायरस होता है, विषाणु होता है, उसके छोटे जो कण होते हैं, वायरस छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको बोलते हैं वीरियन। क्या बोलते हैं? वीरियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक कण होता है उसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जिसे कैस्पिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका जो वायरस होता है उसके चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, उसे बोला जाता है कैप्सोइड। क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोला जाता है। और इस कैप्सिड के अंदर ही आपके जो डीएनए हैं, आरएनए हैं, वो आपके पाए जाते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं कि पोषण के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर जो वायरस हैं कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो देखिए, इनको 3 भागों में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका प्राणी वायरस, यानी कि एनिमल वायरस। एनिमल वायरस क्या होते हैं? जो आपके एनिमलों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जेनेटिक जो आपका मैटर होता है, आनुवांशिक पदार्थ उसके रूप में आपके डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में परजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। तीसरा, इनकी आकृति होती है वो गोलाकार भी हो सकती है, षटभुजाकार भी हो सकती है, यानी कि आपके सर्कुलर भी हो सकती है और आपके हेक्सागन भी हो सकती है, ठीक है। और ये आपके किस किस्म पाए जाते हैं? चेचक होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा होती है। इनके जो वायरस होते हैं वो आपके प्राणी वायरस के उदाहरण होते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं पादप वायरस की, यानी कि प्लांट वायरस की। जो प्लांट वायरस है, नाम से पता लग रहा होगा, ये आपके प्लांटों में पाए जाते हैं, इनके प्लांट सेल है उनके अंदर पाए जाते हैं। और मेनली इनके अंदर जो आरएनए होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें तंबाकू जो होता है, यानी कि तंबाकू आप जानते ही हो, तंबाकू की जो खेती की जाती है तो उसमें जो मोज़ेक रोग होता है ना, मोज़ेक रोग हो जाता है, तो वो आपके क्या होता है? वायरस की वजह से ही होता है। और आपने देखा होगा कि जो आपके तंबाकू की खेती करने वाले लोग होते हैं, जब तंबाकू का निर्माण करते हैं, उसको कूटते हैं और गलाते हैं, और जब उसको तंबाकू का रूप देते हैं, तब उनको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नशा सा हो जाता है। तो नशा जो होता है, नशा तो खैर अलग चीज़ है, वो तो निकोटीन की वजह से होता है, लेकिन कई बार बीमार जो होते हैं गाइस, बीमार हो जाते हैं 2-3 दिन तक, तो वो आपके वायरस की वजह से होता है, क्योंकि वायरस है वो इफेक्ट करता है सीधा श्वसन के माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका तंबाकू होता है उसमें मोज़ेक जो रोग होता है, मोज़ेक डिजीज होती है, उसके अंदर आपके वायरस पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरा जो टाइप है वो होता है जीवाणु भोजी, मतलब बैक्टीरिया फेज। अब देखिए, ये बैक्टीरिया फेज क्या होता है? तो ये करते हैं गाइस ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे पाया जाता है, मतलब जीवाणुओं पर ही अपना विकास करते हैं, जीवाणु के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आपके जीवाणु भोजी, यानी कि बैक्टीरिया फेज। अब इनमें आपके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मेन रूप से क्या पाया जाता है? डीएनए, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो ये आपका होता है एसीरिकिया कोलाई वायरस। क्या होता है? एसीरिकिया कोलाई वायरस, ही इसका उदाहरण है। अब चलिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ विषाणु से होने वाली बीमारियां, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाणु का दौर चल रहा है, वायरस का दौर चल रहा है, और एग्जाम में वायरस का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विषाणु का क्वेश्चन जरूर आएगा। सिंपल सी ट्रिक है, बड़ी मस्त, आपको पसंद आएगी, आप भूलोगे नहीं। जो भी बीमारी होती है वायरस से, आपको यही याद हो जाएंगी सारी की सारी। तो देखिए, हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि रेखा है हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, यानी कि मान लीजिए दौड़ हो रही थी, ठीक है,
रनिंग हो रही थी तो रेखा क्या करी, हमको लात मार के आगे भग गई हमसे। तो इसकी ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो देखिए सारे देखेंगे एक एक बार में। रे से क्या बनेगा, रेबीज, रे से क्या बनेगा, रेबीज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, चलिए इसके बाद देखिए रे से बनता है रेबीज, यानी कि रेबीज जो होता है आपको पता है रेबीज में क्या होता है, व्यक्ति होता है जल भीति रोग भी इसको बोलते हैं, यानी कि कुत्ता खाने से आपके हो जाता है। इसके बाद बनता है खा यानी खसरा, ठीक है, मीजल्स इसको बोलते हैं, ये भी आपके वायरस से होने वाला है। इसके बाद में है से बनता है हर्पिस, क्या बनता है, हर्पिस, ठीक है। में से आपके छोड़ दीजिए, इसको आगे देखते हैं। ही से बनता है आपके हेपेटाइटिस, क्या बनता है, हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ये भी कई प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए बी सी कई प्रकार की होती है, ठीक है। इसके बाद टे से बनता है ट्रैकोमा, क्या बनता है, ट्रैकोमा, ये आपके होता है विषाणु से। इसके बाद में कर से कैसे, देखिए कैसे बनेगा आपके कोरोना, क्या बनेगा, कोरोना वायरस, कोविड-19 आपको पता है। फिर रे से बनेगा आपके, क्या बनेगा, कर के न, कर से तो कोरोना बन गया कर, फिर आपके कर के है ना, कर के से बन गया कोरोना। इसके बाद में पीछे मतलब पीछे, तो पै से बनेगा पोलियो, ठीक है। ई से बनेगा एड्स, पीछे, और 6 से बनेगा चेचक, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके स्मॉल पॉक्स। चलिए इसके बाद यहाँ पर छोड़ गई, 6 से बन गया छोटी माता जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। डे से बन गया डेंगू, आप जानते ही हैं। गै से बनेगा गलसौंद को बोलते हैं मम्प्स। और ई से बनेगा इन्फ्लुएंजा, क्या बनता है, इन्फ्लुएंजा। तो ये ट्रिक थी विषाणु से होने वाली सभी बीमारी को याद करने की। आशा करते हैं कि आपको ये जो ट्रिक है बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और यहाँ पर कल हम देखेंगे उत्तक टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बेसब्री से इंतजार है टिश्यू वाले चैप्टर का, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके मैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं, जो नोट्स हैं उनको और यहाँ पर और जो बुक है उनसे यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा 11th-12th की बुक से भी, ताकि टिश्यू से कोई भी आपका क्वेश्चन है वो नहीं छूटे। तो चलिए आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों इवनिंग में डालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर PDF भी बनी नहीं है। तो यहाँ पर इवनिंग तक जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी मैं यहाँ पर उसको बिल्कुल बहुत जल्दी आपको डाल दूंगा। और साइंस की PDF की बात रही तो साइंस की PDF भी दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी है, 70% एडिटिंग हो गई थी, नाइट को कर दी थी, लेकिन मॉर्निंग से ही लाइट है वो उसका शट डाउन है, इस वजह से थोड़ी बहुत एडिटिंग है वो बची हुई है, इस वजह से लेट हो गई है। तो जैसे लाइट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा और आपकी वेबसाइट पर डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।